हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इधर मुंबई सारंग फार्म हाउस में एकांश बुरी तरीके से फ़ोन को घूरे जा रहा था जब वहां पर साध्वी चलते हुए आई और एकांश के पीठ पर धब्बा मार करते हुए बोले, धब्बा, जिसे सुन एकांश सर घुमाकर बुरी तरीके से साध्वी को घूरने लगा, जिसे देखकर साध्वी डर गई और पीछे होते हुए मैंने कुछ नहीं किया। जब वहां पर दीपक आते बोला, अंशु बुआ आई है। दीपक के बाद सुन साध्वी जल्दी से उसके पीछे छुप गई। जब दरवाजे से आवाज़ आई, हेलो, सब लोगों ने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा जहां पर अरुण मुस्कुराते हुए खड़ा था। अरुण को देखकर साध्वी जल्दी से उसके पीछे छुपते हुए बोली, अरुण डेविल। अरुण साध्वी के बाद पर उसे चिल करते हुए बोला, अरुण है ना, अरुण सब कर लेगा। ये कहते हुए अरुण एकांश को देख मुस्कुराते हुए बोली, हेलो बोलो, जिसे इग्नोर कर एकांश फोन बिस्तर पर पटक कर दौड़ते हुए कमरे से बाहर चला गया। जिसे जाता हुआ देख अरुण मुंह बनाकर साध्वी से बोला, अखिलम भैया कहाँ हैं? जिसके जवाब में दीपक उसकी तरफ देखकर बोला, अभी ब्रो, दीदी और शिव ब्रो जापान चले गए। दीपक की बात सुनकर अरुण रोते हुए कमरे से बाहर चला गया। जिसे देख साध्वी और दीपक कंफ्यूज होकर उसके पीछे चले आए। अरुण को रोता हुआ देख महक साध्वी और दीपक से बोली, किसने मारा है उनको? महक के सवाल पर साध्वी और दीपक एक दूसरे को देखने के बाद जल्दी से अपना सर नहीं में हिला दिया और बोले, हमने नहीं मारा। फलक उन दोनों की बात सुनकर अरुण के पास आकर बोली, क्या हुआ है अरुण, क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा? जिस पर अरुण रोते हुए बोला, अरुण को जापान जाना है। अरुण की बात सुनकर रुद्र अपनी आंखें छोटी करके बोला, मनाली में अच्छे स्कूल है। रुद्र की बात सुन अरुण उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं, अरुण को जापान जाना है, अखिलम भैया के पास। अरुण हमेशा अव्यक्त का नाम गलत लेता था, जिस बारे में सबको पता था। तो फलक अरुण की बात सुनकर महक से बोली, अव्यक्त जापान चला गया। जिसके जवाब में महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, अपने बड़े भाई और दोस्तों के साथ जापान में स्टडी करने गया है, कुछ साल बाद लौट आएगा। फलक महक की बात सुनकर बोली, महक को सिर्फ 5 साल का बच्चा है। महक फलक की बात सुनकर बोली, ये फैसला मृत्युंजय का था, वो चाहते थे कि बच्चे बाहर पढ़े। रुद्र महक की बात सुनकर बोला, तुम देख रही हो ना यहाँ के हालात। फिर भी महक रुद्र की बात को बीच में काट कर बोले, यहाँ के हालात को देखते हुए ही बच्चों को यहाँ से दूर रखा गया है और ये अच्छी बात है। महक की बात पर रुद्र अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम दोनों ने फैसला ले लिया तो अच्छी बात है। ध्रुवी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग सुबह की फ्लाइट लेकर आए हो, थक गए होंगे, फ्रेश हो जाइए, फिर नाश्ता करके आराम कर लीजिएगा। ध्रुवी की बात सुन फलक ने अपना सर हिला दिया और रुद्र के साथ कमरे की तरफ चली गई। जिसके जाने के बाद महक टाइम की तरफ देखते हुए एकांश से बोली, चलो रेडी होना। जिसे सुनकर एकांश जल्दी से बोला, वाई, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्कूल। महक ने एकांश को अपनी गोद में उठाते हुए कहा। जिसे देखकर एकांश उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोला, नो मम्मा, आई वॉन्ट गो टू स्कूल। जिसकी बात को इग्नोर कर महक उसे जबरदस्ती कमरे की तरफ ले गई। जब एकांश चीख चीख कर रोने लगा, अरुण एकांश के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दीपक से बोला, ये स्कूल जाने से लोता है? अरुण के सवाल पर दीपक उसकी तरफ देखने लगा। जब वहां पर ज्योति आकर दीपक से बोली, चलो स्कूल के लिए रेडी नहीं होना है क्या? दीपक ज्योति के सवाल पर कदम पीछे लेते हुए बोला, मम्मा, कल जाऊंगा ना, पक्का, आज नहीं। ज्योति दीपक की बात सुन आंखें चढ़ाते हुए बोली, क्यों, आज कोई त्योहार है क्या? जिसे सुनकर दीपक जल्दी से उसे अरुण की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई आया है, खेलेंगे। अरुण दीपक की बात सुनकर ज्योति से बोला, मामी, इट्स ओके, अरुण अभी यहीं है, भैया को स्कूल भेज दो। अरुण की बात पर ज्योति दीपक को उठाकर कमरे की तरफ ले गई और दीपक भी रोने लगा। जिनके रोने की आवाज़ सुनकर अरुण साध्वी की तरफ देख मुस्कुरा कर बोला, हम नहीं जाएंगे स्कूल। साध्वी अरुण की बात सुन जल्दी से अपने सिर न हिलाते हुए किचन की तरफ चले गए। जिसके पीछे अरुण भी चला गया। जब साध्वी फ्रिज को खींचकर खोलने के बाद कोका कोला निकाल कर पीने लगी तो अरुण उसके हाथ से लेते हुए बोला, नहीं, खराब हो जाएगा तबीयत। जिसकी बात को अनसुना करते हुए साध्वी ने बोतल खींच लिया। जब वहां पर दीप आकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? दीप की आवाज़ सुन अरुण जल्दी से बोला, मामू देखो साध्वी।
अरुण की बात पर दीप साध्वी के हाथ से बोतल लेते हुए बोला, छोड़ो, तबीयत खराब है ना तुम्हारी। ये कहकर दीप ने बोतल लेकर फ्रिज में डाल दिया। साध्वी दीप की तरफ नाराजगी से देखते हुए बोली, मैं पीऊंगी। दीप साध्वी की बात पर रखे सैंडविच को निकाल उसे देते हुए बोला, इसे खा लो और चलो। इतना कहकर दीप एक हाथ में कॉफी का कप उठा दूसरे हाथ से साध्वी को उठाकर अरुण से बोला, चलो, जिसके पीछे पीछे अरुण भी चला आया। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया और शाम हो गई। जब रविंद्रनाथ जी को होश आया, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उनके सामने मृत्युंजय का चेहरा था। मृत्युंजय रविंद्रनाथ जी की आंखों को देखते हुए उनके हाथ को पकड़कर बोला, आप ठीक हो? जिस पर रविंद्रनाथ जी ने अपनी पलकें झपका दी तो मृत्युंजय अपना सर हिलाते हुए बोला, आप रेस्ट करो। ये कहकर मृत्युंजय वहां से जाने लगा तो रविंद्रनाथ जी ने उसके हाथ को कस कर पकड़ लिया, जिसे महसूस कर मृत्युंजय फिर से अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, क्या बात है? जिस पर रविंद्रनाथ जी धीरे से बोले, राजेंद्र निर्जला बहू। जिसे सुन मृत्युंजय रविंद्र जी के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए बोला, आप और दादी हो ना दादू, और कुछ नहीं चाहिए। मृत्युंजय की बात पर रविंद्रनाथ जी की आंखें के कोने से आंसू बहने लगे तो मृत्युंजय उनके हाथ को सहलाते हुए बोला, सब कुछ ठीक हो गया है। मॉम और डैड को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन वो हमारे दिल में है ना। ये कहते हुए मृत्युंजय का चेहरा लाल हो गया था, जिसे देखते हुए रविंद्रनाथ जी अपना हाथ आगे बढ़ाकर मृत्युंजय के गाल पर हाथ रखते हैं तो मृत्युंजय उनके हाथ को गले लगाकर रोने लगता है। रविंद्रनाथ जी मृत्युंजय के रोने पर धीरे से बोले, तुम ऐसे नहीं हो। मृत्युंजय रविंद्रनाथ जी की बात सुन उनके हाथ को अपने होठों से लगाते हुए, हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। इतना कहकर मृत्युंजय रविंद्रनाथ जी के बालों को सहलाकर बोला, दादी बाहर है, मैं उन्हें भेजता हूँ। ये कहकर मृत्युंजय रविंद्रनाथ जी के गाल पर किस करते हुए बाट से बाहर चला गया। रविंद्रनाथ जी का गाल मृत्युंजय के किस करने के कारण लाल हो गया था। जब सावित्री जी अंदर आई और रविंद्रनाथ जी के बगल में बैठते हुए, कर लिया आराम मेरा नींद हराम करके। सावित्री जी की शिकायत को सुनकर रविंद्रनाथ जी उनके हाथ को पकड़ते हुए बोली, अगली बार साथ में लेटेंगे। जिसे सुन सावित्री की रोने लगी तो रविंद्रनाथ जी उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोले, नहीं, जय कमजोर पड़ जाएगा, मत रो। रविंद्रनाथ जी की बात सुनकर सावित्री जी आंखों में आंसू लिए उन्हें देखते हुए बोली, आपको पता आपके क्या कह रहे हो? मेरा जवान बेटा और बहू अब इस दुनिया में नहीं है। रविंद्रनाथ जी सावित्री जी की बात सुन अपना सर नहीं में हिलाकर बोले, वो अभी भी हमारे दिल में जिंदा है, इसलिए रोने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। सावित्री जी रविंद्रनाथ जी की बात पर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आप बहुत दुष्ट हो। जिसे सुन रविंद्रनाथ जी अपनी आंखें छोटी करके बोले, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और तुम मुझे कोस रही हो। सावित्री जी रविंद्रनाथ जी की बात सुन उन्हें घूरते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। जिसका रविंद्रनाथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सावित्री जी उनके सर को थपथपाते हुए बोली, आराम कीजिए। जिसे सुनकर रविंद्रनाथ जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सावित्री जी उनके सर को बस सहलाती रही। वहीं मृत्युंजय बाहर खड़ा हुआ था जब सुधांशु मृत्युंजय से बोला, जीजू। जिसकी बात पर मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, विप्लव, विक्रम और शोभित के साथ तुम मुंबई के लिए निकल जाओ। ऋतिक और मैं दादू और दादी को लेकर आ जाएंगे। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर जल्दी से बोला, मैं आप लोगों के साथ यहीं रुकना चाहता हूँ। ऋतिक सुधांशु की बात सुनकर बोला, यहाँ पर क्या ही करोगे, जो आप लोग कर रहे हो, सुधांशु ने कहा। जिस पर ऋतिक आराम से कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हम लोग ये कर रहे हैं, तुम्हें भी अपनी कमर तुड़वानी है क्या बैठे बैठे? सुधांशु ऋतिक की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। मृत्युंजय सुधांशु की जिद पर एक नज़र उसे देखने के बाद विप्लव से बोला, सुधांशु, विक्रम और शोभित के साथ तुम घर निकलो। विप्लव मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। मृत्युंजय विप्लव की बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोला, एक काम करो, तुम अपनी बीवी के साथ यहीं बस जाओ। जिसे सुन विप्लव सोचते हुए बोला, वैसे ख्याल बुरा नहीं है, जगह काफ़ी खूबसूरत है और
बड़ी सी हवेली भी तो है। हाँ, मैं रह लूँगा। विप्लव की बात पर मृत्युंजय चिढ़ गया और शोभित से बोला, शोभित शोभित मृत्युंजय की बात को बीच में काटते हुए बोला, मैं नहीं जाऊँगा, और अगर कोई नहीं जाना चाहता तो आप फोर्स क्यों कर रहे हो? जिसके जवाब में मृत्युंजय सोचते हुए बोला, अमृत वहाँ अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएगा, कुछ किसी कर आप मत करो, चित्रांग भैया है वहाँ पर। विप्लव ने मृत्युंजय की बात सुनकर कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय आगे और कुछ नहीं बोल पाया। तो सुधांशु मृत्युंजय से बोला, आप मुझसे नाराज हो क्या? जिसके सवाल पर मृत्युंजय उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, क्यों? मुझे तुम्हें मारना चाहिए, पीटना चाहिए? विप्लव मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, ब्रो, सिद्धू आपसे ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप दोनों अलाउद्दीन और चिराग की तरह हो, वो आपका हुक्म को मानता है। विप्लव के बाद मृत्युंजय सुधांशु पर कटाक्ष करते हुए, क्या सच में? मुझे तो पता नहीं था। सुधांशु मृत्युंजय के कटाक्ष पर बोले, लेकिन इस बार तो जो हमने किया वो कुछ भी गलत नहीं था। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुन कुछ पल चुप रहकर बोला, उस माली के फ़ोन से और क्या डेटाबेस मिला? जिसके जवाब में सुधांशु अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मेरा लैपटॉप यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल कुछ नहीं किया है। जिसे सुनकर मृत्युंजय तुनक कर बोला, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम लोग को मुंबई जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे काम यहाँ से नहीं हो पा रहे हैं। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, इट्स ओके, हम जिस दिन पहुंचेंगे उसके 1 घंटे बाद मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी आपको तो पता ही है मैं कितनी स्पीड से काम करता हूँ। मृत्युंजय सुधांशु के बात पर घूर कर उसकी तरफ देखने के बाद ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, मेरा तुमसे सवाल था, तुम्हारे जीजू के साथ क्या हुआ? जिसके जवाब में ऋतिक उन लोगों की तरफ देख कर बस तिरछा मुस्कुरा दिया तो सभी लोग उसे घूरने लगे। फ्लैशबैक 36 घंटे पहले, सेंट्रल जेल मुंबई। ऋतिक इंस्पेक्टर के साथ बिना किसी भाव के चलते हुए सीधा अश्विनी के शेर के पास आया। 3 दिन में ही अश्विनी का हाल बेहाल था। जब उसकी नज़र ऋतिक पर गई तब उसकी आंखें छोटी हो गई। वहीं ऋतिक ने उसे पहली बार आमने सामने से देखा था। अश्विन के चेहरे पर थप्पड़ और हाथ पैरों पर 3rd डिग्री के निशान साफ नजर आ रहे थे, जिस कारण वह उठ भी नहीं पा रहा था। जिसे देखते हुए ऋतिक के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई और वह इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। इंस्पेक्टर ऋतिक की बात सुन अपना सर हिलाते हुए वहाँ से चले गए। जिनके जाने के बाद ऋतिक होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, हेलो बहनोई जी, आई होप आपके खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। ऋतिक की बात सुन अश्विन उठने की कोशिश करने लगा और दीवार के सहारे उठकर खड़ा हो दरवाजे के पास आया। ऋतिक को घूरते हुए बोला, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे खातिरदारी में पक्का कोई कमी रह गई है, इसलिए तुम यहाँ आए हो। जिसे सुन ऋतिक सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, हाँ, मुझे मेरा बेटा मिल गया। फिर अश्विन को देखते हुए बोला, और बताऊं तो सुनो, उसने यकीन भी कर लिया कि मैं उसका बाप और तुम्हारी बीवी। ये कहते हुए ऋतिक रुका। जिसे देख अश्विन गुस्से से बोला, कमीने, अगर तूने मेरी बीवी के साथ कुछ किया मैं तुझे जान से मार दूंगा। यह कहते हुए अश्विन ऋतिक को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऋतिक उसके सेल से कुछ दूरी पर था। जिसकी कोशिश को देखते हुए ऋतिक हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी बीवी मेरे बेटे को जलाना चाहती थी, मैंने उसे जला दिया और उसे राख को गटर में डाल दिया। ऋतिक की बात सुनकर अश्विन बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। जिसे शांत देखकर ऋतिक हल्का सा उसके सेल के पास आया और बोला, माँ बाप है नहीं, अपना भाई है, न बहन है और न अब तो बीवी भी नहीं रही, बेटा तो मेरा ही था। और सबसे ज़रूरी, इस ड्रग के साथ तुम लोगों ने जो मेरे घर में आग लगवाई और हम लोगों को मारने की कोशिश की, उसकी धारा भी मैंने ऐड करवाई। पूरी जिंदगी तुम इस जेल में बिताओगे। ऋतिक की बात सुनकर अश्विन सिर उठाकर आंखों में आंसू लिए उसे देखते हुए बोला, तुमने मेरी बीवी को मार डाला। जिसके जवाब में ऋतिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, जब मैं अपने सगे बाप को मार डाला तो तुम्हारी बीवी तो फिर भी मेरी सौतेली बहन थी, उसे कैसे इतनी बड़ी गलती की सजा आज़ादी से दे देता। अश्विन ऋतिक की मुस्कान को देखते हुए गुस्से से चिल्लाया, तुम नरक में जाओगे। ऋतिक उबराए। जिसकी बात को बीच में काट कर ऋतिक अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, ऋतिक खन्ना उबराय से नफरत है मुझे।
अश्विन ऋतिक की बात सुनकर अपना सर हिलाते बोला, वंश को तुम जितना समझ रहे हो ना उससे भी ज़्यादा है वो। तुम्हें नहीं पता मेरा बेटा क्या चीज़ है। अश्विन की बात पर ऋतिक हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, वो मेरा खून है और मेरे खून में ही उबाल है। तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसान के खून में वो दम कहाँ है जो ऋतिक खन्ना को टक्कर दे सके। वो मेरा बेटा है, मेरा वंश है, मेरा विध्वंस है। ये कहते हुए ऋतिक बुरी तरीके से अश्विन को घूरने लगा, जिसके बातों को सुनते हुए अश्विन को गुस्सेम्बस आ रहे थे, जिसे देखने के बाद ऋतिक अपने बालों की चोटी से एक ऑपरेशन ब्लेड निकालकर उसे अश्विन के सेल के अंदर डालते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और अपना सब कुछ खो चुका होता और मेरी लाश के पीछे रोने वाला एक कुत्ता भी ना होता तो मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देता। इतना कहकर ऋतिक के होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर एक नज़र अश्विन को देख वहाँ से आगे की तरफ चला गया। अश्विन जा चुके ऋतिक को बातों को सोचने लगा। उसकी नज़र उसे ऑपरेशन ब्लेड पर थी। जब उसके दिमाग में ऋतिक की बात घूमने लगी, मेरे साथ कोई ना होता तो मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देता, मेरे साथ कोई ना होता तो मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देता, मेरे पीछे रोने वाला एक कुत्ता भी नहीं होता तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता। जिसे सोचते हुए अश्विन ने नीचे झुक कर वो ऑपरेशन ब्लेड उठा ली और उसे अपने गर्दन पर रख कर चला दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।